साथ। ओके, चैप्टर नंबर 30। टॉपिक इज चैप्टर नंबर 30, sides and angles of a triangle. ओके, बिफोर के हम थ्योरम 13.3 स्टार्ट करें, इसकी स्टेटमेंट जो है आप में से कोई स्टूडेंट रीड आउट कर ले, क्योंकि इसको हम कंस्ट्रक्शन तक ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्टेटमेंट कौन रीड आउट कर रहा है? अब्दुल हसीब, आप कर दे स्टेटमेंट रीड आउट। अब्दुल हसीब। ओके मैम। ओके, रीड द स्टेटमेंट। 13.13 पेज नंबर, on page number 222. और अफजान, आप ग्रेड 9 बॉयज ग्रुप में एक मैसेज भी कर दें कि मैथमेटिक क्लास हैज बीन स्टार्टेड। मेरा मोबाइल थोड़ा साइड पे इसलिए। ओके, रीड स्टेटमेंट अब्दुल हसीब। मैम एक मिनट हेडफोन पे। अच्छा, ठीक है, अगर आपके पास अब बुक नहीं है तो मैं कर देती हूँ। नेक्स्ट आप हमारे साथ कंटिन्यू करिएगा। स्टेटमेंट इज, अगर आप सबको याद होगा, हमने प्रूफ करवाया था, प्रूफ करवाया नहीं था बल्कि कंस्ट्रक्शन तक किया था। हाँ हाँ, पढ़े हसीब। ठीक है, The sum of the length of any two sides of triangle is greater than the length of the three sides. यस, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड आपके पास इस स्टेटमेंट में गिवन था। जस्ट देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी, और आपने प्रूफ ये करना था कि द सम ऑफ द टू साइड्स, यानी टू साइड्स, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो आपने इसको जो प्रीवियस लेक्चर था कंस्ट्रक्शन तक आपने इसकी काम कर लिया था। आज हम इसे प्रूफ करवाएंगे कि इधर वाकई में ऐसा होता है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। कंस्ट्रक्शन तक हमने इसे काम कर लिया था। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रूफ, इसकी सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है देयर इज अ ट्रायंगल, बुक्स पे भी देखते जाएं। ट्रायंगल इज ए, बी एंड सी। आपने कंस्ट्रक्शन में एक दफा रीड आउट दोबारा कर देती हूँ। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या सपोज किया था? कंस्ट्रक्शन में आपने सपोज किया था कि टेक अ पॉइंट डी ऑन द साइड ए डी, टेक अ पॉइंट डी ऑन द साइड ए सी इन सच वे दैट the length of AD is equal to AB and then join D to B। ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी। और आपने साथ कह दिया था लेबल द एंगल 1 एंड एंगल 2। ये कंस्ट्रक्शन आपने की थी। आज हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं कि आइदर वाकई में द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड और नॉट। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट्स एंड रीजंस के साथ। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन में न्यू ट्रायंगल बनाई है, जरा आप इसे गौर से देखें। द ट्रायंगल इज ए बी एंड डी, ए बी डी। इस ट्रायंगल में आपके पास, आपने कंस्ट्रक्शन में कहा कि साइड ए डी इज इक्वल्स टू साइड ए बी। इफ टू साइड्स आर इक्वल, तो आपने क्या प्रीवियस थ्योरम में रीड आउट किया था? इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू देम इज आल्सो इक्वल। यही प्रूफ किया था ना। तो इट्स मीन इफ AD इज इक्वल टू AB, इट्स मीन कि एंगल 1 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 2। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल
ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में आपने कंस्ट्रक्शन में ये स्टेप किया है इन कंस्ट्रक्शन कि मेजर साइड ए डी इज congruent to measure side is congruent to measure side ए बी, ये आपने कंस्ट्रक्शन में सपोज किया था, तो विच implies that measure angle 1 is equal to measure angle 2 because you know that कि आप जब एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सबको समझ में आ गई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस मैम. ओके. एंड अब सेकेंड आप ये देखें एंगल, मेजर एंगल जो आपके पास है ये बी, ये होल अगर एंगल, इस होल एंगल को लें, या आपके पास एंगल बी है, मेजर एंगल डी बी सी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. एक पार्ट है मेजर एंगल 1 एंड सेकेंड पार्ट इज ए बी सी. तो मैं यहाँ पे ये राइट डाउन कर सकती हूँ कि जो मेजर एंगल डी बी, आपको पता है जो एंगल होता है उसे हम मिड में लिखते हैं, दैट इज बी, DBC is greater than measure angle 1 because आपको पता है कि measure angle 1 जो है वो इस एंगल B के इनर पार्ट में आ रहा है, मतलब एंगल 1 तो उसके डिवीजन में आ रहा है, तो इट्स मीन कि एंगल DBC जो है दैट इज द ग्रेटर एंगल देन एंगल 1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसकी रीजन आप ऐसे लिखेंगे कि मेजर एंगल DBC is equals to, फिगर से देखते जाएं, DBC is equals to मेजर एंगल DBC is equals to मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल ABC. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल ABC, क्योंकि ये दो पार्ट्स में DBC दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक 1 है और ये एंगल है दैट इज ABC. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके. Yes. इफ अब यहाँ पे आपने बोला कि इफ आपने कंस्ट्रक्शन से प्रूव करवाया था कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इफ मेजर एंगल DBC इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 1, तो विच इम्प्लाइज दैट कि अगर 1 इससे बड़ा है ये एंगल तो इट्स मीन ये 2 से भी बड़ा होगा, क्योंकि 1 और 2 तो आपस में इक्वल हैं. तो विच इम्प्लाइज दैट मेजर एंगल DB and C is also greater than measure angle 2 because measure angle 1 is equals to measure angle 2. Is it clear to everyone? ये आपने ऊपर इसे बेशक आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें, इसे इक्वेशन 2 का नेम दे दें, और ये जो पॉइंट आपके पास आया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. Is it clear to one? Is it clear to everyone? ये Yes, पॉइंट ma'am. सही है. अब नेक्स्ट हम जाते हैं. अब आपके पास जो ट्राइंगल बनी हुई है, जो सबसे आपके पास आपकी टोटल 3 ट्राइंगल्स हैं, एक है ADB और एक है ABC और एक आपके पास ये ग्रेटर एंगल है, दैट ग्रेटर ट्राइंगल है, दैट इज DB एंड C. अब हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं कि इन ट्राइंगल BD एंड C, इस ट्राइंगल में हमने जब इसको कंसीडर किया तो आपके पास जो है साइड CD इज ग्रेटर देन साइड BC, बिकॉज आपको सामने नजर आ रहा है कि जो CD साइड है वो तो लॉन्गेस्ट साइड है, तो इट्स मीन, और अगर ना भी आपको समझ आए तो आपने ये एंगल जो प्रूफ करवाया इससे भी आप प्रूफ करवा सकते हैं, क्योंकि थ्योरम 13.2 में आपने करवाया था कि इफ जो एंगल द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल, जो ग्रेटर एंगल के साइड के ऑपोजिट होती है वो साइड आपके पास लॉन्गर साइड होती है. तो आपने यहाँ प्रूफ करवाया इस वाले स्टेप में कि एंगल B जो है DBC वो ग्रेटर है एंगल 2 से, तो इट्स मीन ये हुआ कि B के ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही है इस ट्राइंगल में, DB और C में ऑपोजिट साइड आपके पास ये आ रही है, ये पूरी साइड DC, तो इट्स मीन दिस इज द लॉन्गर साइड, सो साइड DC इज ग्रेटर देन BC. तो यहाँ आप यहाँ पॉइंट लिखेंगे, मेजर साइड DC
is greater than measure side BC. Is it clear to everyone? ये आपने इस एंगल्स इसको बेशक Yes, ma'am. ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ अगर क्लियर नहीं हुआ इसको। इसकी रीजन जो है दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 3। मैं रिपीट करती हूँ, दोबारा से स्टार्ट से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आपने कंसीडर की ट्रायंगल ए डी एंड बी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी बी आपने कंस्ट्रक्शन में सपोज किया था कि लेट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। तो अब आपके पास ट्रायंगल के जो पोस्टुलेट्स पड़े थे, एंगल पोस्टुलेट्स और साइड पोस्टुलेट्स, और उसमें आपने रीड आउट किया था कि इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू दैट साइड्स आर आल्सो इक्वल। इट्स मीन कि इफ ए डी इज इक्वल्स टू ए बी देन मस्ट ये होगा कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। आपने यहाँ लिख दिया कि मेजर एंगल 1 इज इक्वल्स टू मेजर एंगल 2 बिकॉज कंस्ट्रक्शन में आपने सपोज किया था कि मेजर ए डी इज इक्वल्स टू मेजर ए बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट ये है, आपने यहाँ देखा इस फिगर में कि जो एंगल है डी बी एंड सी, यानी ये पूरा एंगल, इस एंगल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक एंगल 1 है एंड सेकंड वन इज ए बी सी। तो इट्स मीन हम यहाँ कह सकते हैं कि मेजर एंगल डी बी सी is greater than measure angle 1 because measure angle 1 is the part of measure angle DBC. So obviously measure angle DBC is the greatest angle कह सकते हैं ABC and measure angle 1 से। तो हम कहेंगे कि measure angle DBC is greater than measure angle 1 and reason is कि measure angle DBC is equals to the two parts of the angle that is measure angle 1 and मेजर एंगल ABC। ये आपने इसको रीजन में लिख लिया कि DBC is equals to मेजर एंगल 1 plus मेजर एंगल ABC। Is it clear to everyone? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट स्टेप है, if DBC is greater than मेजर एंगल 1 तो obviously DBC is also greater than measure angle 2 because measure angle 1 and measure angle 2 are equal angle। तो अगर एक एंगल जो है वो 1 से बड़ा है तो obviously वो एंगल 2 से भी बड़ा होगा क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे आपके पास जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये आपने यहाँ लिख लिया कि measure angle DBC is greater than measure angle 2। अब आपके पास जो स्टेप आता है इन ट्राइंगल BDC, ये जो आपके पास ग्रेटर ट्राइंगल है दैट इज DBC। इस ट्राइंगल में आपने जब इस पॉइंट को देखा कि प्रूफ करवाया आपने कि ये जो एंगल है DBC दैट इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 2, तो आपके पास थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके माइंड में आ जानी चाहिए। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट में आपने ये पढ़ा था कि द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज द लॉन्गर साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इट्स मीन इफ बी एंगल इज द ग्रेटर एंगल ऑफ द ट्राइंगल DBC, तो इस बी एंगल के ऑपोजिट साइड जो आ रही है ये पूरी एक आपके पास साइड है दैट इज DC। तो इट्स मीन कि DC इज अ लॉन्गर साइड। तो इट्स मीन ये हुआ कि DC इज ग्रेटर देन BC एंड एज वेल एज DB, बट इस केस में हम BC ले रहे हैं। सो DC इज ग्रेटर देन मेजर साइड BC अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, क्योंकि ये आपने ग्रेटर एंगल प्रूफ करवाया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके अच्छा, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया, मैं इसको रेस करती हूँ और इससे नेक्स्ट पॉइंट करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। रेस कर दूं? बस एंडिंग पे आ रहे हैं, थोड़ा सा रह गया। कैन आई रेस? Yes, ma'am. ओके आज भी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत कम है, जस्ट 11 स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड कर रहे हैं अभी। अरसलान भी नहीं है और रेगुलर स्टूडेंट्स में और कौन आता था? अरसलान नहीं है, गर्ल्स में से फातिमा भी नहीं है आज, एंड सेकंड काफी स्टूडेंट्स नहीं है। मैं जरा ग्रुप में मैसेज करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैं इस पॉइंट को दोबारा लिख लेती हूँ कि मेजर साइड DC इज ग्रेटर देन मेजर साइड BC फ्रॉम फिगर से। अब देखें इस पॉइंट को, आपको इससे जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखने वाली हूँ वो आपको फिगर से समझ आएगा। ये साइड जो आपके पास CD है, इसको गौर से देखें,
दिस साइड इज बेसिकली डिवाइड, हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक पार्ट बन रहा है AC एंड द सेकेंड पार्ट इज AD. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ DC को कि बेसिकली DC इज इक्वल्स टू, मैं इसे ब्रेक कर रही हूँ, मेजर AC प्लस मेजर AD. इस पॉइंट में होपफुली सबको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये जस्ट फिगर से आपने लिखा है और इसकी रीजन यही लिखेंगे, हमने फिगर से ऑब्जर्व किया है कि जो DC था दैट इज बेसिकली इज इक्वल्स टू AC प्लस AD. मेजर साइड AC प्लस मेजर साइड AD. तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. तो बस ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ. तो यही हमने प्रूफ करवाना था. लेकिन इससे पहले कि हम नेक्स्ट प्रूफ की तरफ आए, आपने ये सपोज किया था, कंस्ट्रक्शन को जरा रिकॉल करें. कंस्ट्रक्शन में आपने सपोज किया था कि द साइड AD इज इक्वल्स टू AB. तो यहाँ पे आप रीजन में लिख लें कि हमने कंस्ट्रक्शन में सपोज किया था कि साइड AD इज इक्वल्स टू साइड AB, और CONS लिख दें कि पता चले आपने कहाँ से इस AD को रिप्लेस करवा दिया AB के साथ, और आपका थ्योरम प्रूफ हो गया कि the sum of the two sides of the length of triangle is greater than third side. तो ये आपने प्रूफ कर दिया. सिमिलरली बाकी साइड्स के लिए आप प्रूफ नहीं करेंगे, जस्ट सिमिलरली का वर्ड लिखेंगे, बट हेयर आपने प्रूफ किया है कि द सम ऑफ द टू साइड यानी AC प्लस AB इज ग्रेटर देन थर्ड साइड दैट इज BC. इज इट क्लियर टू एवरीवन? मींस प्रूफ. Yes, ma'am. बस आगे आपने प्रूफ नहीं करवाना. बाकी 2 पॉइंट्स जो आपने कंस्ट्रक्शन में लिखे थे उसके लिए सिमिलरली का वर्ड लिख के वो दोनों पॉइंट्स आपने लिख देना कि सिमिलरली अगर हम प्रूफ करवाएं तो जो स्टेप्स हमने इसको प्रूफ करवाने के लिए किए उन साइड्स को भी पिक करके प्रूफ करवा सकते हैं. बट इफ वन साइड आपने प्रूफ करवा दी तो ऑब्वियसली बाकी साइड्स के लिए भी ये ट्रू ही होगा. तो ये आपका थ्योरम नंबर 13.13 था और होपफुली ये सबको क्लियर हो चुका होगा. नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं. अगर कोई पॉइंट है तो मुझे बता दें स्टूडेंट्स, नहीं तो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं. ठीक है सादान, हम ना आप रीड करें, रीड द स्टेटमेंट ऑफ 13.14 बेटा. फिर इसको स्टार्ट करते हैं. From a point outside a line, the perpendicular is the shortest distance from the point to the line. ओके गुड. आपके पास गिवन स्टेटमेंट कहाँ तक है? मैं इसको रीड आउट करती हूँ. फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, ये आपके पास समझ आ गया. एक पॉइंट आपने, ये भी गिवन है, पॉइंट आउटसाइड द लाइन. आपने ये वर्ड रीड आउट किया तो आपके माइंड पर फौरन क्लिक कर गया कि आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक पॉइंट ड्रॉ करना है जो कि लाइन के आउटसाइड होना चाहिए. फिर उसके बाद आपने क्या ड्रॉ करना है? द परपेंडिकुलर. आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन प्रूफ कर क्या करवाना है? परपेंडिकुलर को प्रूफ करवाना है कि दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. So underline this word shortest distance. This is the basically proof of this theorem. यानी आपने प्रूफ करवाना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन आपने पॉइंट से ड्रॉ करवाई होगी दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन. ये आपके पास प्रूफ है. एंड स्टूडेंट्स, हम प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मुझे बताएं कि विच लाइन इज सेड टू बी अ परपेंडिकुलर लाइन. कौन सी लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं? उसकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है? Anyone? पता भी होना चाहिए ना आपको कि what is the difference between perpendicular line and the line and different types of line, चाहे वो slope lines हो या whatever, उनमें क्या difference होता है? मैम इस एंगल में CNE परपेंडिकुलर लाइन है तो perpendicular line, but I want to know कि which type of line is known as perpendicular line. Shafaq, do you know? वो लाइन परपेंडिकुलर होती है जो दूसरे लाइन के साथ इंटरसेक्ट करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती Well है. done. Yes. Well done, Sadan. This the वो लाइन जो कि किसी भी लाइन वो लाइन परपेंडिकुलर लाइन होती है जो किसी भी लाइन को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, उसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं. ये आपके सबके माइंड में होना चाहिए कि दैट लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री राइट एंगल, उसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं. वेल डन सदा. अब हम स्टार्ट करते हैं. गिवन जो हमने एक लाइन स्टेटमेंट का जो एक पार्ट रीड किया था, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन. सो सबसे पहले आप इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये आ रहा है, विजिबल है सबको?
हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसका नेम अकॉर्डिंग टू बुक दे देते हैं। आप अपने नेम अगर अंडरस्टैंड करके अपने नेम से भी कर लेंगे, नो इशू, कोई आपको इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। आपका जस्ट पर्पस है थ्योरम को प्रूव करना। आपने ड्रॉ की एक लाइन ए बी। अब आपने एक पॉइंट लिया आउटसाइड द लाइन, उस पॉइंट को आपने नेम दे दिया दैट इज सी, ठीक है। अब आपने सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो कि लाइन ए बी को एट द पॉइंट डी इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपने गिवन में सारा काम किया, और साथ ही आपने यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप चीज बना दी। दिस स्क्वायर इज बेसिकली शोज दैट कि आपके पास जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास स्क्वायर जब भी कहीं बना हुआ नजर आए आपको, तो आप फौरन इसको आइडेंटिफाई कर दें कि दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब ये जस्ट ये आपने गिवन से बनाया है, ठीक है। गिवन स्टेटमेंट रीड आउट करने के बाद आपके पास जो डायग्राम ड्रॉ होती है वो जस्ट ये ड्रॉ होती है कि देयर इज अ लाइन ए बी, पॉइंट सी आउटसाइड द लाइन, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द लाइन ए बी विच इंटरसेक्ट द लाइन ए बी एट द पॉइंट डी। अब ये जो चीजें हमने बोली हैं और जो ड्रॉ किए हैं इसको हम गिवन में लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं। बुक के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट टाइप से भी हम लिख सकते हैं, बल्कि वैसे बेशक लिखा करें, लेकिन मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पॉइंट वाइज लिख रही हूँ, ठीक है। गिवन पॉइंट वाइज लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया वो स्टेप्स लिखते जाते हैं। एक थी लाइन और लाइन ए बी जिसको हमने ड्रॉ किया। सेकेंड पॉइंट, टेक अ पॉइंट, विजिबल है ना, ओके। टेक अ पॉइंट, पॉइंट सी, इसको आपने बता देना है कि आउटसाइड द लाइन ए बी। आपने इस पॉइंट को आउटसाइड द लाइन ए बी लिया था। थर्ड स्टेप आपने क्या किया था, ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को इस तरह मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर सी डी ऑन लाइन ए बी। और यहां इसको ऐसे लिखते हैं कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। और फोर्थ पॉइंट क्या था कि, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आप ये थोड़ा सा बता दें कि पॉइंट डी लाइन ऑन द लाइन, क्योंकि ये ए बी पे लाई कर रहा है, ये भी बताना जरूरी है, लाइंग ऑन द लाइन ए बी, ठीक है। अच्छा, लाइन के लिए जो सिंबल होता है ना वो ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। साइड के लिए सिर्फ एक डबल एरो नहीं होता, और लाइन के लिए आपके पास ये देखें जैसे सी डी है ना, ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एक साइड टाइप आता है। इसके ऊपर सिंपल एक लाइन होती है और जो लाइन होती है उसके ऊपर डबल एरो वाला आपके पास निशान होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये आपके पास गिवन था, ये सबको समझ में आ Yes, गया? ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब गिवन तो आपको समझ में आ गया। टू प्रूफ, जो स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट था कि द परपेंडिकुलर मींस सी डी, आपने प्रूफ करना है कि दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ए बी, ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। सो मैं टू प्रूफ यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ थोड़ी स्पेस आपको भी नजर आ रही है, तो टू प्रूफ भी पॉइंट में लिख लेते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन के लिए रेस करते हैं। टू प्रूफ आपने ये करना है कि measure CD is the shortest distance from the point C to AB। ठीक है, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। measure CD is, बस मैं इसको पूरा वर्ड नहीं लिख रही क्योंकि आपकी स्पेस नजर नहीं आ रही, तो is the shortest distance। आप shortest distance from point को PT लिख रही हूँ सिर्फ, from point C to AB। आपने ये प्रूफ करवाना है कि जो CD था दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपके पास AB जो लाइन है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये गिवन है एंड टू प्रूव है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, और क्या मैं रेस कर लूं? रेस कर दूं क्या स्टूडेंट्स? करते हैं। ठीक है, Yes, ma'am.
ओके, ये आपको जहाँ से क्लियर ना हुआ करे तो मुझसे हर स्टूडेंट पूछ लिया करे, ऐसे बैठना नहीं है खामोशी से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपको याद होगा, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि कंस्ट्रक्शन इज द ओनली स्टेप्स इन थ्योरम जो हमें खुद से करना पड़ता है। बाकी स्टेटमेंट्स, रीजंस, मींस, प्रूफ भी एंड गिवन एंड टू प्रूफ भी लिखना बहुत आसान होता है, वो आपकी स्टेटमेंट इजीली बता देती है। तो कंस्ट्रक्शन में हम हमेशा वो चीज़ सपोज करते हैं, थोड़ा सा कंट्रडिक्शन मेथड से स्टार्ट करेंगे कि हम सपोज करेंगे कि टेक अ पॉइंट ई, टेक एनी पॉइंट ई, कोई पॉइंट ई ले लेते हैं ऑन द लाइन ए बी एंड ज्वाइन करवाते हैं सी को ई को सी के साथ या सी को ई के साथ। फिर यहाँ पे आपने देखा कि जो ये ज्वाइन करवाया तो देर एक ट्राइंगल फॉर्म हुई, दैट ट्राइंगल इज सी ई डी एंड दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल बिकॉज आपको सामने नजर आ रहा है कि यहाँ 90 डिग्री है, तो दिस इज द राइट ट्राइंगल। सो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या स्टेप किया कि टेक अ पॉइंट सी, ठीक है, take a point C, sorry, take a point E on AB, लाइन AB कह दें या बस AB, ये भी लिखना मैथ्स में समझ आ जाता है कि आप लाइन AB की बात करें। एंड सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप किया था और सेकंड स्टेप आपने किया था ज्वाइन C to E एंड थर्ड में आपके पास हुआ था कि ज्वाइन करने के बाद फॉर्मा टू फॉर्मा triangle, form a triangle EBC, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। कंस्ट्रक्शन सबको क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स? कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ओके, प्रूफ में हम जो यूज करने वाले हैं, एक अगेन एक पोस्टुलेट यूज करेंगे ट्रायंगल्स का, जो आपने एक्सटीरियर इंटीरियर का पढ़ा था। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। इससे पहले भी हम थ्योरम में इसको यूज कर चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्सटीरियर एंगल, ये जो ट्रायंगल है सी ई डी, इसका जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, मैं उसको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको पता चले। सी डी बी इज बेसिकली एक्सटीरियर एंगल। आपको आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए कि दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। और जो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है इस एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, तो एक एंगल सी बन रहा है और एक एंगल ई बन रहा है। ये आपके पास नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है इसके लिए, इस एक्सटीरियर एंगल के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर टू स्टूडेंट्स? ये इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? ये मैं जस्ट आपको आइडेंटिफाई करवा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है इस केस में जो हम लेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज सी डी बी एंड नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज ई एंड सी, जिसको हम यूं लेंगे डी ई सी एंड ई सी डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एडजेसेंट Yes. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स का, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर ले रहे हैं जो ट्राइंगल है आपके पास सी डी बी, जो ये बाहर आपके पास, ये भी एक ट्रायंगुलर शेप बन जाती है, लेकिन हम इसको इनक्लोज करके फिगर में नहीं बता रहे। जस्ट हमारे पास इस वक्त जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो एंगल्स का यूज करेंगे, एंगल थ्योरी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। तो ये तो जरूरी नहीं है कि आप इसको ड्रॉ करें। तो इन ट्रायंगल सी डी बी आप ये पूरी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि एक्सटीरियर एंगल, मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगी, वर्ड्स में नहीं लिख रही, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रही हूँ। exterior angle is greater than non-adjacent interior angle of triangle, ठीक है। आप बुक से देख लीजिएगा, फुल उन्होंने वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है दैट इज सी डी बी, और जो नॉन एडजेसेंट है वो मैंने आपको बताया था ई एंड सी है, लेकिन हम यहाँ से ई वाले को पिक करके प्रूफ करवा रहे हैं। सो यहाँ मैं लिख रही हूँ कि मेजर एंगल सी डी बी एंगल ये मिड में होता है,
मैंने इसका हेड बना दिया, सी डी बी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किसकी बात करें, ये डी वाले की बात करें। सी डी बी इज ग्रेटर देन सी ई डी, मेजर एंगल सी ई एंड डी, और इसमें एंगल ई की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब आप देखें, बट आपके पास जो ये एंगल डी है, अगर ये 90, आपने सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे, सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होते हैं? बताएं जरा, कौन बताएगा? सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री के, एक लाइन के ऊपर पूरा एंगल 180 के है, तो ये पूरा एंगल अगर 180 का है, दिस वन इज 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये कितने डिग्री का होगा? अगर ये पूरा एंगल 180 का है, तो उसमें से हाफ पार्ट हमने कर दिया, दिस इज 90 डिग्री, तो ये जो एंगल सी डी भी है, ये कितने का होगा? मैम 90। ये भी 90 डिग्री Yes, का होगा। ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल 180 था, 180 में इसमें 90 ये हो गए, तो 90 ये होंगे, तो तभी तो जाके 180 बनेगा। तो यहाँ पे आपने सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल यूज किया, तो मेजर एंगल जो सप्लीमेंट्री एंगल था, तो आपने यहाँ लिख दिया कि मेजर एंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू मेजर एंगल सी डी बी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. और यहाँ आप सप्लीमेंट राइट एंगल कह दें, या फिर अपने इजी लैंग्वेज के लिए बोथ एंगल ऑफ 90 डिग्री ये लिख दें, तभी आपको समझ आ जाएगा। ये दोनों 90 डिग्री थे, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब अगर आपके पास जो सी डी बी है वो ग्रेटर है सी ई डी से, तो ऑब्वियसली अगर जो ये है सी डी बी तो हो गया था ये, सॉरी सी डी ई, वो भी ऑब्वियसली इससे ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ पे आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करके इस सी डी बी को रिप्लेस कर दिया सी डी ई के साथ, तो आपने प्रूफ करवा दिया कि मेजर एंगल सी डी ई जो है दैट इज ग्रेटर देन सी ई डी। तो इट्स मीन कि ये वाला एंगल जो है वो इससे लेस हो जाएगा, और अगर ये दो एंगल्स जो हैं वो लेस हो जाते हैं, तो उनके वही ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी के ऑपोजिट साइड्स भी जो आपस में क्या हो जाएंगी? वो स्मॉलर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसको ऊपर करवा देती हूँ। एंड आई थिंक सो टाइम हमारे पास जस्ट 2 मिनट्स हैं, तो जल्दी से करें। अगर नोट डाउन है तो मैं रेस कर दूं? मैम रेस कर दें। हाँ ठीक है, वैसे भी आप बुक को देखेंगे, इसको जस्ट अंडरस्टैंड भी करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करके राइट डाउन कर रही हूँ मेजर एंगल सी डी ई इज ग्रेटर देन मेजर एंगल सी ई डी। इसको आप रिवर्स कर दें तो विच इम्प्लाइज दैट मेजर एंगल सी, ये एंगल सी, मेजर एंगल सी ई डी, इसको रिवर्स करो, इज लेस देन मेजर एंगल सी डी ई। ठीक है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज की आपने, और ये ग्रेटर लेस वाली नेक्स्ट में। तो इट्स मीन अगर ये एंगल आपस में लेस हैं, तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगी? वो भी स्मॉलर हो जाएंगी। सो सी डी इज स्मॉलर देन, क्योंकि ये एंगल जो ई है, जो आपके सी ई डी है, वो इस साइड का एंगल है, और जो सी डी बी है वो जो इस साइड का एंगल है। आपको एक और भी आपने थ्योरम किया था 13.2 में कि द एंगल जो आपके पास ग्रेटेस्ट एंगल है उसके जो ऑपोजिट साइड होती है वो आपके पास ग्रेटेस्ट साइड होती है। तो एंगल डी इज द ग्रेटेस्ट एंगल, तो इससे ऑपोजिट साइड क्या बन रही है? सी ई बन रही है। तो ऑब्वियसली सी ई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? मेजर साइड सी ई इज ग्रेटर देन मेजर साइड सी डी। अब हम इसे रिवर्स करके लिखें तो इट्स मीन मेजर साइड सी डी इज स्मॉलर देन मेजर साइड सी ई। तो यही तो आपने प्रूफ करना था कि एनी पॉइंट फ्रॉम द आउटसाइड द लाइन इज द, जो एनी पॉइंट कह रही हूँ, द लाइन आपने प्रूफ करना था, द लाइन परपेंडिकुलर लाइन
इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो आपने प्रूफ करवा दिया कि जो सी डी है वो आपके पास स्मॉल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि सी डी इज स्मॉलर देन सी ई। तो यही आपने प्रूफ करवाना था, और एंडिंग जो है वो आप इसी तरह लिखेंगे कि हिम्स प्रूव दैट सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, जस्ट अपने इसको